हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपको सामने नजर आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस में आपको एरो भी लगाने होंगे। वो एरो हाफ हेड एरो भी हो सकता है, कर्व्ड एरो भी हो सकता है। इन्हीं में आपको आइडेंटिफाई करने होंगे फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जितनी चीजें हमने अब तक पढ़ी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए को देखिए। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बना हुआ है। अब आप देखें अगर गौर से, तो ये यहां से और ये यहां से अलग हो गए, दो पार्ट अलग हो गए। अब दोनों पार्ट के ऊपर आपको एक फ्री रेडिकल नजर आ रहा है, तो बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कौन से एरो लगाने होंगे। तो शायद बात क्लियर है कि इसके ऊपर यहाँ पे फिश हुक एरो हम लगाएंगे, क्योंकि इस बॉन्ड पे जब फिश हुक एरो लगाएंगे तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो जो चीज बनी वो बने फ्री रेडिकल्स। और जो बॉन्ड हमने यहाँ पे यूज किया वो बॉन्ड था फिश हुक एरो, और इसको हम कहते हैं होमोलिसिस। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। अब ये दोनों रिएक्ट करके आपस में ये चीज बना रहे हैं, H2O बाहर निकल रहा है। अब OH माइनस है। अब इसको अगर एक H प्लस मिल जाए तो H2O बाहर निकल सकता है, और यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है। इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखूंगा ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ CH3 और CH2 और H, तो ये CH3 हो गया। फाइन, अब देखिए जरा अच्छे से, यहाँ देखें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, कर्व्ड एरो आ गया, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ प्लस निकलेगा बाहर। सामने कौन सी स्पीशीज है अटैक करने के लिए, सामने अटैक हो रहा है OH माइनस का। अब OH माइनस और यहाँ नीचे से कौन सी चीज निकलेगी, H प्लस। और जब यहां से H प्लस निकलेगा इस जगह से, तो इधर जो स्पीशीज बचेगी वो बचेगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और माइनस, और यहां से कौन सी चीज बाहर निकल गई, H प्लस। फाइन, इस जगह से H प्लस बाहर निकल गया। नाउ अब जो H प्लस है वो, और ऊपर OH माइनस है, H प्लस और OH माइनस प्लस माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेते हैं, और जो चीज बनेगी वो यहाँ पे बन जाएगा H2O। और H प्लस यहाँ से गया, इस जगह से गया H प्लस, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया होगा, माइनस का आ गया होगा। अब इसको अगर मैं बॉन्ड लाइन डायग्राम से शो करूं, तो ये यूं यूं यूं, और यहाँ पे एक माइनस साइन तो आपको शो करना ही पड़ेगा, और वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। फाइन, तो ध्यान रखिए इस केस को भी, तो इंपॉर्टेंट है। अब इस पे हम क्या बताएं, देखिए इसमें हम ये बता लेते हैं कि फिशन किस टाइप का हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ढंग से देखें तो ये हेटेरोलिटिक फिशन है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव आया, हेटेरोलिटिक फिशन है। इसका रिजल्ट आपको क्या दे रहा है, इसका रिजल्ट आपको दे रहा है कार्ब एनायन। देखिए कार्बन आयन नेगेटिव साइन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर, और एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो कार्बन आयन है। और क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, फाइन, और साथ ही साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है और साथ ही साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये स्पीशीज है, यहाँ पे ये वाली स्पीशीज जो है ये कार्ब एनायन कहलाएगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये इस कार्बन पर है, ये कुछ ऐसा ही है, और ये मैंने यहाँ पे आपको शो कर ही दिया है, तो कार्ब एनायन है। एरो की शिफ्टिंग कैसी हुई है तो आप समझ गए होंगे। एरो की शिफ्टिंग में हम ये कहेंगे कि यहाँ कर्व्ड एरो लगा था, हेटेरोलिटिक फिशन है, और क्योंकि कार्ब एनायन बनाया तो इसे आप न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको सेकंड वाला भी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, समझ में आ गई होगी बात। जब आप नोट्स बनाएं तो जितना आपको लगता है इंपॉर्टेंट है लिखना, आप उतना देखकर लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट केस में सी पॉइंट पे आते हैं। अब जब हम सी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे तो यहां से प्रोडक्ट आपको ये नजर आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे प्लस साइन नजर आ रहा है। अब इस जगह पर प्लस साइन कब आ सकता है, जब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कर्व्ड एरो के थ्रू हम शो करते हैं उसको, और Br पे आ जाए। अब जैसे ही Br पे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक ये और एक ये वाला, तो एक पेयर नया बन जाएगा। देखिए तीन तो ऑलरेडी है, तीन ऑलरेडी है, और एक पेयर नया बन जाएगा, करेक्ट। और क्योंकि हेड है इस तरफ, तो जिस पे हेड होता है उस पे माइनस साइन आ जाता है, और जिस पे टेल थी वहां पे प्लस साइन आ जाता है। फाइन, तो यहाँ जो स्पीशीज आपको नजर आ रही है, यहाँ CH3 रहा होगा, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, बॉन्ड लाइन में शो करने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पे भी शो कर देते हैं CH3 CH3 CH3। अब अगर हमसे बोला जाए यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो हम सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे हीट्रोलिसिस हुआ है सबसे पहले, करेक्ट, क्योंकि कर्व्ड एरो आपको नजर आ रहा है। फाइन, तो जी इसका रिजल्ट क्या है, तो इसका रिजल्ट आप कहेंगे कार्बोकैटायन बना है,
कैसे पता लगा कार्बोकेटायन? क्योंकि ये जो कार्बन है इसके ऊपर प्लस साइन है तो कार्बोकेटायन, और यहाँ प्लस साइन जिस कार्बन पर है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इसे आप टर्शियरी कार्बोकेटायन कहेंगे, टर्शियरी कार्बोकेटायन बना है। क्या टर्शियरी कार्बोकेटायन को हम एज अ इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, तो आप इसे एज अ इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं। और जिन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल की जगह ट्रीट करते हैं उन्हें हम लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये लुईस एसिड भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, टर्शियरी कार्बोकेटायन यहाँ बन गया। अब इस Br की बात करें तो Br क्या है? अब इस Br की यदि आप बात करोगे तो Br यहाँ पे है एक N आयन, और इस स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ में लोन पेयर रिप्रेजेंट है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, और जो चीज न्यूक्लियोफाइल की जैसे काम करती है उसे हम लुईस बेस भी बोलते हैं। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, कार्बोकेटायंस कार्बन आयंस वाली बात आ गई, हेटेरोलिसिस होमोलिसिस आ गई, इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स वाली बात आ गई। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो बेंजीन रिंग आपको नजर आ रही है, उस बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। अब अटैक करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स आपको सामने नजर भी आ गए। अब ये प्रोडक्ट जो आपको सामने नजर आ रहा है ये कब बनेगा? देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे जो दो हैं वो तो वहीं के वहीं है, जो भी कुछ हुआ है इस बॉन्ड के साथ ही हुआ है। फाइन, अब इस बॉन्ड के साथ ऐसा क्या हो कि यहाँ पे प्लस आ जाए, तो शायद आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट कर जाने चाहिए, और जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे तो आप सोचिए जरा, ऊपर जो है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ रफ मोड में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, जहां से डोनेट हो रहा है वहां पे प्लस साइन आ जाएगा, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए वहां पे एक पेयर बन जाता है और नेगेटिव साइन आ जाता है। हमेशा दाने की जहां हेड होता है वहीं पे इलेक्ट्रॉन का पेयर चला जाता है और माइनस आ जाता है। अब इस माइनस पे किसका अटैक हो रहा है? प्लस का अटैक हो रहा है। माइनस पे हमेशा टेल रहती है, प्लस पे हमेशा हेड रहता है, ठीक है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने के काम में आएंगे। अब इसका अगर हम रिजल्ट बताएं आपको तो इसका रिजल्ट ये वहीं का वहीं, ये वहीं का वहीं, ये प्लस भी वहीं का वहीं, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया बॉन्ड। राइट, अब बात करते हैं साइन की। माइनस और प्लस जब आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड बन जाता है, साइन कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो लोन पेयर थे, ये लोन पेयर अब इस बॉन्ड के अंदर आ गए, तो ये स्पीशीज जो यहाँ दिख रही है आपको, ये यहाँ तैयार हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, यहाँ क्या हुआ है? होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस? जब भी माइनस प्लस आएगा तो ये हेटेरोलिसिस ही हुआ है। डन, हेटेरोलिसिस। दूसरी चीज, कार्बोकेटायन बने या कार्बन आयन बने, आप इस जगह पे देख सकते हैं कार्बन ही होता है, और कार्बन पे कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। तो कार्बन पे जब नेगेटिव साइन होता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? कार्बन आयन। तो यहाँ पे कार्बन आयन बना। फाइन, अब हेटेरोलिसिस हो गया, कार्बन आयंस बन गए। अब अगर पूछा जाए कि भाई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो इसको आप एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल लुईस बेसिस ही होते हैं। फाइन, दूसरी चीज जो E प्लस है, E प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, और हमेशा न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही अटैक करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, एरो की शिफ्टिंग भी क्लियर है आपको। नाउ इसके बाद नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस के अंदर CH3S और उस तरफ भी CH3, मतलब दोनों साइड पर जो एनवायरमेंट है वो एक जैसा है, सिमेट्रिकल है। तो हम प्रोडक्ट पे नजर कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट को यदि आप देखें तो इस प्रोडक्ट के अंदर CH3 प्लस है और SCH3 माइनस है। किस तरीके से एरो लगाए जाएं कि ये चीज आ जाए? तो CH3 पे प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, टेल के साइड पे हमेशा प्लस आता है, हेड की साइड पे हमेशा माइनस आता है। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, करेक्ट, और इस पे आ जाएगा प्लस। तो देखिए प्लस आ गया, और इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों एक पेयर बना लेंगे, और सल्फर पे दो पेयर तो प्रेजेंट थे, ये तीसरा पेयर और आ जाएगा। और क्योंकि हेड आया है तो साइन कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव, और इस पे टेल आई है तो मतलब पॉजिटिव। और आप फॉर्मल चार्जेस से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। प्लस साइन जब कार्बन पे है तो इसका मतलब है कार्बन के सामने 3 ही एच है, यानी कार्बन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग करने के लिए एक की कमी है, दैट्स व्हाई प्लस साइन। और जब कार्बन आयन बनते हैं तो 3 तो एच होते हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, तब माइनस होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं और एक पेयर भी है, टोटल 5, मतलब एक एक्स्ट्रा है, इसलिए माइनस साइन। आप वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कि जिस पे हेड है उस पे माइनस, जिस पे टेल है उस पे प्लस। अगर ये हेड आ रहा है यहाँ पे और इस पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो एक बार मतलब पहले से एक माइनस है और फिर आपने हेड लगा दिया यूं, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो ये 2 माइनस हो जाता है, राइट ना? 2 माइनस लिख सकते थे आप इसको। फाइन, तो वो तो बस ध्यान रखिए, पहले से कुछ भी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेड जहां पे आ रहा है वहां पे एक माइनस बढ़ाना है आपको, ठीक है? ऑलरेडी वहां प्लस है और इसी पे माइनस आ रहा है तो न्यूट्रल हो जाएगा। एक माइनस है और एक हेड उस उधर शो कर रहे हैं तो -2 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि आप देखें तो इस एग्जाम्पल में ये प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। अब जब हमको ये प्रोडक्ट्स दे रखे हैं तो अब हम इसको कैसे सोचें कि भाई ये प्रोडक्ट्स कैसे बने होंगे? तो आपको एरो सोचना है सबसे पहले। शायद मेरे बताने से पहले आपने दिमाग लगा लिया होगा कि ये एरो कुछ यूं लगाएंगे आप, क्योंकि जब ये एरो में कुछ यूं लगाऊंगा
तभी तो यहाँ पे प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा, और इस एरो के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस कार्बन के ऊपर जनरेट हो गए, और माइनस साइन तो आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन है, और क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 के बजाय 5 है। देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, 3 तो यहाँ है, 4 और 5 एक एक्स्ट्रा है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, और इस CH3 पे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। अब मैं आपसे पूछूं CH3 पॉजिटिव जो है इसे आप क्या कहेंगे, कार्ब एनायन या कार्बोकेटायन? कार्बोनियम आयन, तो ये कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन बन गए। ये होमोलिसिस है या हेटेरोलिसिस है? ऑब्वियसली हेटेरोलिसिस है, पूरे पूरे कर्व्ड एरो नजर आ रहे हैं। जो कार्बोकेटायंस होते हैं इस वक्त वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए हम इन्हें एज इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उन्हें हम लोग एसिड्स भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए लास्ट और देख लेते हैं, एक और देखिए। अब CH3Cu है, प्रोडक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फाइन, अब इसको अगर आप देखें तो एरो किधर शिफ्ट किया जाए? वैसे तो यहाँ पे देख के ही नजर आ गया कि एरो कुछ इस तरीके से आपको लगाना होगा, ये यूं लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि जब आप एरो यूं लगाएंगे तभी CH3 पे तो माइनस आएगा, और ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर जनरेट हो जाएंगे, राइट ना, एक पेयर के फॉर्म में, और Cu कैसा बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो CH3 एक पेयर है और माइनस साइन है, मतलब ये बना कार्बन आयन, कर्व्ड एरो है, पूरा ही है, तो ये एक हेटेरोलिसिस का एग्जांपल है। यहाँ पे बात करें कार्बन आयन है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल है तो फिर लोएस्ट बेस भी है। ध्यान रखिए लोएस्ट एसिड्स और लोएस्ट बेस इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन चीज बिल्कुल सेम है, एक ही चीज है, तो 2 बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। फाइन, तो ये CH3 माइनस हो गया। अब Cu प्लस, यहाँ पे से आप कार्बोकेटायन, कार्बन आयन तो बोल नहीं सकते क्योंकि मेटल का एक कैटायन है, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे कॉपर प्लस आयन है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है क्योंकि प्लस आयन है, तो इसे आप इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं या लोएस्ट एसिड भी बोल सकते हैं। फाइन, तो आपको यहाँ पे जितने भी एरो हैं वो तो सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि एरो कैसे लगाएं। अब कभी कभी ये होता है कि कुछ भी नहीं बोला जाता, करेक्ट, और आप ही को सोचना होता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट भी आपको नहीं बताया और कह दिया कि आप खुद ही बताइए कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 जो कंट्रोवर्शियल होता है वहां पे तो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे अब यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती तो भी हम कर सकते थे, बस आपको ये कह दिया जाता कि इस बॉन्ड के अंदर एरो शिफ्ट करना है। अब आप कहाँ शिफ्ट करोगे? तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है? उसके लिए ट्रिक होती है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसकी तरफ हेड जाता है। तो कॉपर एक मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उसके मुकाबले तो कार्बन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई ये एरो इसी तरफ आएगा, और जब ये एरो इसी तरफ आएगा तो CH3 माइनस और Cu प्लस ही बनेगा। देखिए ये इस तरीके से हमने बना दिया। फाइन, तो कुछ कुछ केसेस में तो फिक्स होता है कि हमें इसी तरीके से बॉन्ड तोड़ना है। अब जैसे मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, फाइन, और यहाँ Br लिखा हुआ है। अब इससे कह रहे हैं कि एक हेटेरोलिसिस होगा यहाँ पे, आप बताइए बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होंगे। अब आपको सोच लीजिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन लिंक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बन Br का लिंक है। अब कार्बन Br का जब लिंक होता है, राइट, तो ये पोलर बॉन्ड होता है, पोलर मतलब पोल्स होते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, तो जब भी ये टूटेगा तो ये हमेशा नेगेटिव और ये हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। तो इस जगह भी आप गैस कर सकते थे कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी तरफ शिफ्ट होंगे, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इसी तरफ शिफ्ट होंगे तो ये तो नेगेटिव स्पीशीज बन जाएगी और ये पॉजिटिव बन जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आ गया, ये कार्बोकेटायन बन गया और ये Br माइनस बन गया। तो ऐसे कई सारे केसेस में तभी आपको ऐसा डाउट हो ना कि एरो का जो हेड है वो किस तरफ शिफ्ट करना है, तो सोचे समझे बिना सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, ज्यादा दिमाग लगाए बिना इतना ध्यान रखिए कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ आपको हेड लगाना है, और जिस पे हेड लगेगा उस पे माइनस साइन आ जाएगा। आगे बात समझ में, बस आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो हमने चैप्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हमने पढ़ा था, या चैप्टर जो था हमारा पीरियोडिक टेबल जो था, पीरियोडिसिटी था, उसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बहुत डिटेल में देखा है। हमारा शायद लास्ट सेकंड लेक्चर था वो, आप चाहे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं और वहीं से आप ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद भी रख सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से आपके सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब जो चीजें अभी आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही है, मुझे लगता है अब आपके लिए इजी हो गया होगा ये पहचानना कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयंस, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, हेटेरोलिसिस, होमोलिसिस, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फाइन, तो चाहे फ्री रेडिकल हो, सुनिएगा अच्छे से, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बन आयंस हो, सिंपल एनायंस हो, कार्बोकेटायंस हो, कार्बोकेटायंस हो, कार्बोकेटायंस, 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 कैटायंस, एनायंस, एनायंस, ये सभी के सभी जो आपको नजर आ रहे हैं ना, जब फ्री रेडिकल और चार्ज वाले, ये सभी के सभी इंटरमीडिएट्स हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है किसी रिएक्शन के दौरान बीच में बनते हैं और फिर फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने जब हमने ये डे 1 मतलब इस टॉपिक के लिए जब हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे आप सबस्ट्रेट कहते हैं, राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जिसे आप सबस्ट्रेट कहते हैं, वो जब किसी भी चीज से रिएक्शन करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी चीज से रिएक्शन करता है तो पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है बीच में,
और वो इंटरमीडिएट ही ये सब है जो आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब इंटरमीडिएट्स हैं, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, जो इस वक्त अभी आपको सारे नजर आ रहे हैं। फाइन, अगर हम बोले इनमें तो केवल H2O को भी अगर हम बात करें तो H2O एक स्टेबल स्पीशीज है। क्यों स्टेबल स्पीशीज है? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि जैसे ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, इस पे चार्ज 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 सब चार्ज है। तो जितनी भी चार्ज स्पीशीज होती है वो सब अनस्टेबल होती है क्योंकि वो न्यूट्रली होना चाहती है। तो इन सब केसेस में तो H2O स्टेबल है। अब स्टेबल का मतलब ये नहीं होता कि ये किसी के जैसे काम नहीं कर सकता, ये बहुत ही बेहतरीन एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर सकता है। क्वेश्चन अराइज, कैसे भाई न्यूक्लियोफाइल के जैसे कैसे काम कर सकता है? आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, करेक्ट, और साथ में इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन जस्टिफाइड, तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर सकता है और किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है। इन सब के एग्जांपल्स आपको क्लास 12 में बहुत मिलेंगे, बहुत सारे। मान के चलिए हर रोज हर लेक्चर में ये चीजें इन्वॉल्व होगी। फाइन, तो ध्यान रखिए। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको आप लुईस बेस भी कह सकते हैं। अभी बस मैं आपको इतना दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि बस आपको ये समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, होमोलिसिस क्या है, हेटेरोलिसिस क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या है, और इंटरमीडिएट्स क्या है। तो इंटरमीडिएट्स ना रिएक्टेंट साइड पे आपको मिलेंगे ना प्रोडक्ट साइड पे मिलेंगे, बीच में बनते हैं और बीच में खत्म हो जाते हैं। और ये जनरली या तो चार्ज स्पीशीज होती है या फिर ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे सब तैयार है। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एल्केन एल्किन एल्काइंस, उनमें इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा यूज भी करेंगे। तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये एनसीईआरटी से भी उठा रखे हैं मैंने, तो सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनमें मेन चीज आपको एरो की शिफ्टिंग समझनी थी, और एक बार एरो की शिफ्टिंग आपको समझ में आ गई होगी तो फिर बाकी सारी बातें क्लियर है। फाइन, तो एरो की शिफ्टिंग एक बार आप कर लेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा उसके अंदर कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस या फिर फ्री रेडिकल ही बनते हैं, वो आपके सामने तैयार है। कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकेटायन कहिए, कार्बन पे माइनस है तो कार्बन आयंस कहिए, कार्बन नहीं है तो फिर उसे सिंपल एनायन कीजिए। अब जैसे आप इसे साइनाइड कहेंगे, ठीक है ना। अब साइनाइड क्यों कहेंगे, कार्बोकेटायन क्यों नहीं कहेंगे? कार्बोकेटायन तब कहते हैं जब केवल एल्काइल ग्रुप्स ही हो। आप समझ गए ना मेरी बात? जैसे CH3 के साथ CH3 है, फिर CH3 है, फिर CH2 है, फिर प्लस है, ये कार्बोकेटायन की कैटेगरी में आता है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। यहाँ कार्बन है साथ में नाइट्रोजन है तो ये अलग टाइप का एनायन हो जाता है, इसे हम साइनाइड कहते हैं। फाइन, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपके सामने हैं। बस एरो की शिफ्टिंग, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स। ओके, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।